हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी बहुत सारा रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारा रिवीजन बाकी है। तो आइए देख लेते हैं कि आज के इस रिवीजन में क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे कुछ लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, बेनिफिट हो आपको ज़रूर होगा। आई एम श्योर माई ऑल वीडियोज़ विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट पीरियड क्या है और होलोकॉस्ट एक टर्म क्या है। तो होलोकॉस्ट जो टर्म है वो एक जर्मन टर्म है। जर्मन टर्म है। अगर जर्मन की बात हो रही है तो आपने हिटलर का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ये मानता था कि जो ज्यूज़ हैं वो जर्मनी के मिस फॉर्चून के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ज्यूज़ को वो रिस्पॉन्सिबल मानता था। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया उसने। उस कंसंट्रेशन कैंप की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था उन लोगों के साथ। यहाँ पे ज्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये एस्टिमेट किया गया था कि कम से कम 6 मिलियन ज्यूज़ उस कंसंट्रेशन कैंप में डेथ हो गई थी। तो इस कंसंट्रेशन कैंप में जो एस्टिमेटेड 6 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, इस टर्म को बोला जाता है होलोकॉस्ट पीरियड। समझ आया आपको। तो होलोकॉस्ट पीरियड किससे रिलेटेड है एग्जैक्टली? सबसे पहली बात तो जर्मन टर्म है और ज्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें कि हिटलर ने उन ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया था। क्यों रख दिया था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जर्मनी का जो मिस फॉर्चून है उसके रिस्पॉन्सिबल ज्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उस कंसंट्रेशन कैंप में इनको बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया, इनके साथ इनह्यूमन बिहेव किया गया, जिसकी वजह से 6 मिलियन ज्यूज़ की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो इसी टर्म को क्या बोला गया? होलोकॉस्ट बोला गया। ठीक है। अब एक थी अन्ने फ्रैंक। अन्ने फ्रैंक आप जानते होंगे। अन्ने फ्रैंक भी एक जूइश लड़की थी। वो और उसकी फैमिली क्या हुआ, 1942 में एक हिडन प्लेस में जाके छुप गए इन चीज़ से बचने के लिए। लेकिन फाइनली हिटलर ने इनको भी ढूंढ निकाला, और जब इनको ढूंढ निकाला तो इनको भी क्या कर दिया, उस कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहाँ पे अन्ने फ्रैंक की डेथ हो गई। अब अन्ने फ्रैंक जब हाइडिंग प्लेस पे थी, मतलब जब छुपी हुई थी, तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी। बाद में उस डायरी को पब्लिश कराया गया ऐसे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो अभी आपको इस टर्म में कोई डाउट नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था टॉमस बर्टाम रेड ने। कब किया था? 1956 में। और ये जनरल मतलब लोगों की नज़र में कब आया? ये 1960s के टर्म पे आया। ठीक है। अब इसको कौन लेके आया? इसको एक ग्रुप था लिंग्विस्टिक्स का, वो लेके आए इस टर्म को, रजिस्टर टर्म को। अभी आपको इतना समझ आया होगा कि जो रजिस्टर टर्म है ये 1956 में आया। फर्स्ट टाइम इसको किसने यूज़ किया? टॉमस बर्टान रीड ने इसको यूज़ किया। ठीक है। अब एग्जैक्टली रजिस्टर टर्म है क्या? तो रजिस्टर टर्म रिलेटेड है लैंग्वेज से, मीन्स वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। इसमें ये बताया जाता है कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी लैंग्वेज कुछ और होती है, आप घर पे मम्मी के साथ बात करते हो तो वो लैंग्वेज एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। फ्रेंड्स के से बात करते हो तो वहाँ पे एकदम लैंग्वेज अलग हो जाती है। आप अगर सोने जा रहे हो, आप बेडरूम में हो, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो मतलब डिफरेंट सिचुएशन में लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, टेक्स्ट कैसे फंक्शन करता है, इस टर्म को हम बोलते हैं रजिस्टर टर्म। जब आप एक बच्चे से बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है। आपको समझ आया होगा, आई एम श्योर कि मैं आपसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्स्ट कैसे फंक्शन करता है और किस तरीके से हमारी लैंग्वेज काम करती है। जब हम अपने टीचर से बात करते हैं या अपने सीनियर से, कहीं हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंटैक्स का, ग्रामर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं कुछ चीज़ गलत ना हो जाए, मेरे बारे में क्या सोचेंगे सर, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जब अपने दोस्तों से बात करते हैं
ना तो कोई लैंग्वेज का ऐसे फंक्शन करती है, ना ही सिंटैक्स, ना ही ग्रामर, हम लोग किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके की हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एनुमरेशियो क्या होता है? एनुमरेशियो जो वर्ड है वो रिलेटेड है फिगर ऑफ एम्प्लीकेशन। एम्प्लीकेशन का मतलब होता है विस्तार, मतलब एम्प्लीकेशन मतलब विस्तार से चीज़ें बताना। जैसे कि देखिए मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में बताती हूँ। जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, तो आप उसको नहीं जानते हो, तो जब आपको उसके बारे में बताया जाएगा तो बोला जाएगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, इसने 2 साल जॉब की है, ये एक क्रिटिक भी है, ये एक जर्नलिस्ट भी है, ये एक राइटर भी है, इसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताना, वो मेरा होता है इनुमरेशियो। नेक्स्ट है हमारा मिमिक्री। मिमिक्री टर्म दिया है होमी के भाभा ने। आप सबको पता होगा मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी करना, लेकिन यहाँ पे कॉपी करने से मतलब था कि जो नेटिव थे वो कॉपी करते थे वाइट मैन की, ठीक है। अब जो वाइट मैन की कॉपी तो करते थे, जो वाइट पर्सन थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो नेटिव्स हैं, जो ब्लैक पर्सन है, वो उनके जैसे ही बन जाए। मतलब एक तरफ तो वो ये नाटक करते थे कि नहीं हम लोग चाहते हैं कि जितने भी नेटिव हैं, ब्लैक पर्सन हैं, वो हम लोग की तरह बन जाए। दूसरी तरफ ये भी चाहते थे कि ये मेरे लेवल में कभी आ ही नहीं पाए, तो हमेशा उसमें कमी निकालते रहते थे। तो इस टर्म को होमी के भाभा ने बोला स्लाइसिबिलिटी। देखिए मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि सपोज़ दैट कि आपकी लाइफ का कोई रोल मॉडल है, ठीक है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। उसने कहा कि ठीक है और हम तुमको चीज़ें सिखाएंगे और तुम में ना हम अपने जैसा बना देंगे। एक तरफ तो वो आपको चीज़ें सिखा रहा है कि हाँ इसको सपोज दैट ड्रेसिंग सेंस को लेके ले लो, या कल्चर को, कस्टम, ट्रेडिशन, या उसकी लैंग्वेज है, वॉट एवर, वो अपने जैसी आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा तो आप खुश हो जाओगे कि अरे हाँ ये तो मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप उसके लेवल पे आ जाओ, हमेशा उसके ना इक्वली आप बिहेव करने लगो। तो वो इस चीज़ के लिए क्या करेगा, जैसे सपोज दैट उसने आपको लैंग्वेज सिखाई, तो वो एक तरफ तो आपको सिखाएगा, दूसरी तरफ उसी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करेगा। नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है, कपड़े इस तरीके से पहने जाते हैं, इस तरीके का तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो वो जो पर्सन है वो कभी नहीं चाहता कि आप उसके लेवल पे आ जाओ। और इसी टर्म को भाभा ने नेम दिया स्लाइसिबिलिटी, ठीक है, और उनका ऐसे भी इसी नेम से था स्लाइसिबिलिटी, जिसमें उन्होंने इस टर्म को दिया। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि अब दूसरा टर्म क्या है। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का, ठीक है। इसको दिया है गायत्री स्पिवाक चक्रवर्ती ने। ये एग्जैक्टली टर्म है क्या, ये याद रखिएगा। इसको किसने दिया है, किस थ्योरी से बिलोंग करता है, तो मैंने बताया अभी आपको। इस टर्म का मतलब है जो माइनर ग्रुप होते थे, में जो एथनिक ग्रुप्स होते थे सोसाइटी के, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, एक स्ट्रेटजी बनाते थे। देखो इस टर्म से ही समझो आप, स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। स्ट्रेटेजिक का मतलब स्ट्रेटजी, एसेंशियलिज्म का मतलब एसेंशियल, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप को हाउ टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। हम लोग भी जब इंटरव्यू में जाते हैं, या कोई भी, आप, मैं या कोई भी, तो उसको जाने से पहले वो क्या करता है, अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी बना लेता है कि मुझे अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वो एसेंशियल है उस स्ट्रेटजी को बनाना। तो यही मेरा होता है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।